ओके, तो मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, क्या आप लोगों ने यहाँ तक सब पढ़ लिया? पिछले लेक्चर में हम लोगों ने आरेनियस इक्वेशन के बारे में डिस्कशन किया था एंड ये आरेनियस के कर्व के बारे में पढ़ा था। एक बार जल्दी से रिकैप ले लो। आरेनियस ने वेंट हॉफ के काम को आगे बढ़ाया था। वेंट हॉफ ने सबसे पहले हमें ये बताया था कि अगर किसी केमिकल रिएक्शन के टेम्परेचर को आप लोग बढ़ा दोगे 10 डिग्री सेल्सियस से, तो ये देखने को मिलता है कि मे बी पॉसिबल कि उसका रेट डबल या ट्रिपल हो जाए। लेकिन उसको एक प्रॉपर इक्वेशन के फॉर्म में, एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन के फॉर्म में आरेनियस ने हमें लिख के बताया था। और आरेनियस की इक्वेशन थी K = A e⁻ EA/RT। उसके बाद आरेनियस ने हमें बताया था कि कोई भी मॉलिक्यूल अपने आप रिएक्ट नहीं करता। एक मॉलिक्यूल जैसे H2 और I2 है, इनकी अपनी खुद की एक एनर्जी है, इनकी खुद की अपनी एक पोटेंशियल एनर्जी है और राइट नाउ ये काफ़ी ज़्यादा स्टेबल है, इसलिए ये लोग अभी किसी भी प्रकार की रिएक्शन नहीं करेंगे। लेकिन जब हम इन्हें बाहर से एनर्जी प्रोवाइड करेंगे तो इनकी एनर्जी बढ़ेगी 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 और एक पीक पॉइंट, एक ऐसा पॉइंट जहाँ पर ये एनर्जी अपने पीक पर पहुँच जाएगी, उस एनर्जी को हम नाम देंगे एक्टिवेशन एनर्जी। एंड इट इज़ द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड बाय द मॉलिक्यूल्स टू स्टार्ट द केमिकल रिएक्शन। उसके बाद केमिकल रिएक्शन अपने आप स्टार्ट हो जाएगी और इस प्रकार का एक इंटरमीडिएट बनेगा। जैसे मैंने आपसे कहा था, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के मुकाबले इंटरमीडिएट की एनर्जी मैक्सिमम रहेगी और ये एनर्जी एक्टिवेशन एनर्जी रहेगी। उसके बाद ये कॉम्प्लेक्स जो कि हाई एनर्जी वाला है टूटता जाएगा, प्रोडक्ट बनाता जाएगा, टूटता जाएगा, प्रोडक्ट बनाता जाएगा और प्रोडक्ट की एनर्जी कम होती जाएगी। तो आप लोगों को ये वाला पूरा कॉन्सेप्ट मैंने बहुत बढ़िया तरीके से एक्सप्लेन कर दिया था। मैंने यहाँ पर एक थ्रेशोल्ड एनर्जी भी पढ़ाई थी, जिसका मतलब है एक्टिवेशन एनर्जी प्लस एनर्जी पसेस्ड बाय रिएक्टेंट। आप खुद देखो, एनर्जी के पास, रिएक्टेंट के पास में इतनी एनर्जी है, 500 किलो जूल की एनर्जी तो है, आपने इसको और एनर्जी दे दी, इतनी एनर्जी आपकी एक्टिवेशन एनर्जी आपने दे दी। तो एक्टिवेशन एनर्जी प्लस एनर्जी पसेस्ड बाय रिएक्टेंट विल बी योर थ्रेशोल्ड एनर्जी। हम ग्राफ को देखकर ये पता लगा सकते हैं कि ये रिएक्शन एक्सोथर्मिक हो रही है या एंडोथर्मिक हो रही है। एज यू कैन सी, अगर आपके प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट की वैल्यू नेगेटिव है मतलब रिएक्शन एक्सोथर्मिक है, प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट की वैल्यू पॉजिटिव मतलब रिएक्शन एंडोथर्मिक है। तो ठीक है, इतना कंप्लीट कर लेने के बाद थोड़ा आगे चलते हैं और आज आरेनियस के कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को समझ के आरेनियस इक्वेशन और आरेनियस के पॉइंट को कंप्लीट करते हैं। अभी तक आई होप आप लोगों को पिछले लेक्चर में कोई दिक्कत नहीं आई होगी। पिछला लेक्चर आप लोगों को अपने दिल की तरह साफ होगा, क्लियर होगा। तो चलिए गाइस, आगे बढ़ते हैं, लेट्स गेट स्टार्टेड। एक छोटा सा अपडेट, वैसे तो ये अपडेट आप लोगों के लिए नहीं है। अगर आप किसी 8, 9 और 10th के बच्चे को जानते हो जो अपना अर्ली फाउंडेशन बनाना चाहता है, जो आप लोगों ने शायद मिस कर दिया होगा, 8, 9 और 10th का बच्चा जो अपना अर्ली फाउंडेशन बनाना चाहता है जेई नीट जैसे एग्जाम्स के लिए, NTSC ओलंपियाड्स के लिए, तो उसके लिए गाइस एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है कि मैंने अनअकैडमी पर एक कैटेगरी पर ज्वाइन किया है और वो कैटेगरी सिर्फ 8, 9 और 10th के बच्चों के लिए है, अर्ली फाउंडेशंस के लिए। उसकी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है। उन डिज़ायरेबल बच्चों के साथ, उन नीडी बच्चों के साथ जिनको उस चीज़ की नीड है, ज़रूर शेयर कीजिएगा। चलिए गाइस, तो आगे बढ़ते हैं और आज सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात डिस्कस करते हैं, दैट इज मैक्सवेल एंड बोल्ट्जमैन कर्व के बारे में। देखो गाइस, वेंट हॉफ और आरेनियस ने हमें क्या बताया कि एक केमिकल रिएक्शन के अंदर अगर आप टेम्परेचर बढ़ा दोगे तो उसका रेट बढ़ जाएगा। आरेनियस ने क्या बोला? एक तो आरेनियस ने अपनी इक्वेशन दे दी, आरेनियस ने एक बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशन दे दी, K = A e⁻ EA/RT। ये आरेनियस की इक्वेशन आ गई। अब गाइस, आरेनियस ने और क्या बोला था, याद करो। आरेनियस ने बोला था कि जो तुम्हारे रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स है, दे आर ऑलरेडी स्टेबल। अब जो ऑलरेडी स्टेबल है वो कैसे रिएक्शन करेगा? जो ऑलरेडी स्टेबल है वो
पड़े पड़े बैठे बैठे तो उसको चस्का चढ़ेगा नहीं कि मैं जाके टकरा जाऊं। समझ में आ रही बात? मतलब आपको एक्स्ट्रा एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ेगी। ये एक्स्ट्रा एनर्जी क्या करती है? ये एक्स्ट्रा एनर्जी उन रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल्स को एक्टिवेट करती है और उन्हें जोरदार कोलॉइड होने में या उन्हें रिएक्ट करने में, उनके बीच में रिएक्शन करने में हमारी मदद करती है। तो मैक्सवेल एंड बोल्ट्जमैन ने बोला कि आपकी जितनी भी गैसेज हैं, आपकी अभी इस रूम टेम्परेचर पर जितनी भी गैसेज हैं, हमें उनकी एवरेज काइनेटिक एनर्जी पता होनी चाहिए। मतलब अभी रूम टेम्परेचर पे जैसे हाइड्रोजन गैस उड़ रही होगी, साथ साथ में ऑक्सीजन गैस भी उड़ रही होगी। अब तुमने सांस ली, बाबा रामदेव ने बोला सांस लो, मैंने सांस ली, मेरी सांस में मेरी नाक के पास ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल भी आ रहा है और इमेजिन करो हाइड्रोजन का भी आ गया और दोनों यहाँ पर टकराए और पानी में बदल गए और मैंने सांस ली और मेरी नाक में सांस की जगह पानी चला गया, मर गया। क्या ऐसा हो रहा है तुम्हारे आसपास? क्या तुम्हारे आसपास नाइट्रोजन और ऑक्सीजन कंबाइन होकर नाइट्रस ऑक्साइड लाफिंग गैस बना रहे हैं क्या? पता चला तुम प्राणायाम करने बैठे और नाइट्रोजन और ऑक्सीजन यहाँ टकरा कर नाइट्रस ऑक्साइड बन गए और तुमने ऑक्सीजन की जगह पे नाइट्रस ऑक्साइड खींच ली और उसके बाद तुम है पागल जैसे हंस रहे हो। क्या ऐसा होता है? नहीं। दैट मीन्स अभी इस रूम टेम्परेचर पर नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन जैसी कई गैसेस नॉन रिएक्टिव है। कारण? क्योंकि अभी इस रूम टेम्परेचर पे, क्योंकि टेम्परेचर कम है, यानी कि इन गैसेस के पास में जो काइनेटिक एनर्जी है वो रिक्वायर्ड से कम है। मतलब अभी इस समय जो काइनेटिक एनर्जी इस रूम टेम्परेचर पे, जो काइनेटिक एनर्जी तुम्हारी गैसेस के मॉलिक्यूल्स के पास में है, वो शायद सफिशिएंट नहीं है उनकी रिएक्शन करने के लिए। मतलब इस टेम्परेचर पे ऑक्सीजन और हाइड्रोजन टकरा जरूर रहे होंगे, लेकिन ये टक्कर साइकिल वाली होगी। एक साइकिल पे धीरे धीरे जा रहा है आदमी, सामने से एक और आदमी धीरे धीरे साइकिल पर आ रहा है, दोनों टकरा गए, बुड़ुम गिर गए, कुछ भी नहीं हुआ। हम क्या चाहते हैं कि इधर से एक लैम्बोर्गिनी आए और इधर से एक फेरारी आए और दोनों आगे भड़ाम से टकराए, इतनी जोरदार एक्सीडेंट हो कि परखच्चे उड़ जाए और एक नई चीज मिले, आत्मा। जो गाड़ी चला रहे हैं उन ड्राइवरों की आत्मा, क्योंकि दोनों टकरा गए, गए, खत्म, गया, टाटा बाय बाय। तो हमें क्या चाहिए? फास्ट कोलिजन चाहिए। तो मैक्सवेल एंड बोल्ट्जमैन ने बोला कि लेट्स फॉर्म अ कर्व बिटवीन टेम्परेचर। हम एक कर्व बनाएंगे, जहां पर आप लिखेंगे NE/NT। सर NE/NT का मतलब क्या? मैं आपको यहां पर लिख के बताता हूं। NE का मतलब होता है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ गैसेस, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ गैसेस possessing E amount of energy versus NT, that is the total number of molecules। इमेजिन करो अभी यहां पर मेरे इस कमरे में 100 मॉलिक्यूल्स है गैस के। गैस के कितने मॉलिक्यूल्स है? 100 मॉलिक्यूल्स है। उसमें से 10 मॉलिक्यूल ऑफ गैसेस के पास में मिनिमम इतनी एनर्जी है कि वो रिएक्शन कर सके। यानी इनके पास में उतनी एनर्जी है कि जब ये टकराएंगे तो प्रोडक्ट बना कर देंगे। तो इसका फ्रैक्शन क्या हो गया? 0.1। सो बेसिकली इस एक्सिस पर आपको यही प्लॉट करना है, दैट इज फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ गैसेस। यानी हम लोगों ने क्या करा? इस एक्सिस पर हम लोगों ने गैसेस का फ्रैक्शन ले लिया। मतलब हमने ये देखा कि हमारी गैसेस के पास में कितना फ्रैक्शन ऑफ एनर्जी है वर्सेस यहां पर मैं क्या प्लॉट कर रहा हूं पता है? काइनेटिक एनर्जी। ऑन दिस एक्सिस आई एम प्लॉटिंग काइनेटिक एनर्जी। नाउ मुझे एक ऐसा कर्व मिल रहा है, ये देखो, आई एम ऑब्जर्विंग अ कर्व लाइक दिस, एंड ये कर्व मुझे टेम्परेचर T पर मिल रहा है। मतलब अभी इमेजिन करो टेम्परेचर T, रूम टेम्परेचर मान लो 298 केल्विन्स मान लो,
आप देखोगे कि कुछ फ्रैक्शन ऑफ गैसेस के पास में बहुत कम काइनेटिक एनर्जी है, कुछ फ्रैक्शन ऑफ गैसेस के पास में थोड़ी ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी है, कुछ फ्रैक्शन ऑफ गैसेस के पास में और ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी है, लेकिन एक ऐसा फ्रैक्शन जिसके पास में मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी है, दिस इज कॉल्ड एज मोस्ट प्रोबेबल काइनेटिक एनर्जी। अब इस ग्राफ को कैसे समझेंगे, देखो तुम्हारी क्लास में कुछ बच्चे हैं, इस कर्व को कैसे समझेंगे, देखो तुम्हारी क्लास में कुछ बच्चे हैं, ठीक है, और ये उनका वेट है, और वेट का कर्व कुछ ऐसा आया। मतलब मेरी क्लास में कुछ बच्चे यानी कि 0.1 फ्रैक्शन ऑफ स्टूडेंट्स, मतलब 100 में से 10 बच्चे का वजन 50 किलो आया। फिर 0.2 फ्रैक्शन यानी कि 100 में से 20 बच्चों का वजन 60 किलो आया। लेकिन 0.5 स्टूडेंट्स का वजन 70 किलो आया। मतलब कि मेरे पास में स्कूल में या क्लास में जितने बच्चे हैं उनमें से मैक्सिमम बच्चों का, जैसे मान लो मेरी क्लास में 100 बच्चे हैं तो 100 में से 50 बच्चों का वजन मुझे 70 किलो दिखाई दिया, यानी एक मैक्सिमम पोर्शन क्लास के बच्चों का वजन 70 किलो आया। ठीक उसी तरह हमारे अभी इस रूम में जितनी भी गैसेस मौजूद हैं उनमें से मैक्सिमम गैसेस का सबसे ज्यादा नंबर ऑफ गैसेस की काइनेटिक एनर्जी ये आई। इसीलिए हमने इस काइनेटिक एनर्जी को नाम दे दिया मोस्ट प्रोबेबल काइनेटिक एनर्जी। यानी कि 298 केल्विन्स का जब तापमान होगा, जब टेम्परेचर 298 केल्विन्स होगा, तब आपके रूम में मौजूद मैक्सिमम गैसेस की काइनेटिक एनर्जी इतनी रहेगी। यहां पर आप देखो मैंने एक कर्व पर एक ऐसी लाइन बना दी। दिस लाइन मीन्स द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर रिएक्शन, यानी कि एक्टिवेशन एनर्जी। ये मैंने यहां पर क्या बना दिया, एक्टिवेशन एनर्जी। मतलब अब आप देखो कि इतनी फ्रैक्शन ऑफ गैसेस का हो सकता है 0.01 हो, 0.02, यानी सिर्फ इतनी गैसेस का आपके पास में, सिर्फ इतनी मात्रा में जो गैसेस हैं, सिर्फ इन्हीं के पास में काइनेटिक एनर्जी है रिएक्शन करने की। यानी अगर तुम्हारे रूम में अगर मान लो 100 गैस के मॉलिक्यूल्स हैं तो 100 में से हो सकता है सिर्फ 5 ही ऐसे मॉलिक्यूल हो, सिर्फ 5 ही ऐसे मॉलिक्यूल हो जिनके पास में 298 केल्विन्स पर एक्टिवेशन एनर्जी अवेलेबल है। यानी इस लाइन के बाद में सारी गैसेस के पास में वो काइनेटिक एनर्जी है। देखो दिस इज काइनेटिक एनर्जी, मतलब हमें इतनी काइनेटिक एनर्जी, मिनिमम काइनेटिक एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर रिएक्शन। तो रूम टेम्परेचर T पर इतनी गैसेस का, इतनी फ्रैक्शन ऑफ गैसेस का, इतनी गैसेस के पास में वो मिनिमम काइनेटिक एनर्जी है, वो मिनिमम काइनेटिक एनर्जी है जिस पर ये लोग रिएक्शन कर सकते हैं। इज दैट वेरी मच क्लियर टू यू? मतलब इस कर्व का मतलब क्या है कि अभी इस टेम्परेचर पर तुम्हारे रूम में कितनी कितनी गैसेस की कितनी कितनी काइनेटिक एनर्जी है। ये देखा गया कि इस समय आपके रूम में जो मैक्सिमम गैसेस है उनके पास में ये वाली काइनेटिक एनर्जी, जिसे हमने मोस्ट प्रोबेबल काइनेटिक एनर्जी नाम दे दिया। मतलब कि इस रूम में मौजूद लगभग सभी गैस के मॉलिक्यूल्स के पास में यही काइनेटिक एनर्जी होगी, इसलिए इसका नाम पड़ गया मोस्ट प्रोबेबल काइनेटिक एनर्जी। लेकिन कुछ ऐसी भी गैसेस हैं जिनके पास में इतने रूम टेम्परेचर पर भी, इतने टेम्परेचर पर भी इतनी एनर्जी है कि वो एक्टिवेटेड रह सके, वो रिएक्शन कर सके। क्या ये चीज़ क्लियर हो गई? नाउ जैसे ही मैं टेम्परेचर को 10 डिग्री से बढ़ा देता हूँ, मैक्सवेल एंड बोल्ट्जमैन ने हमें बताया कि जैसे ही हम टेम्परेचर को 10 डिग्री से बढ़ा देते हैं,
ये ग्राफ थोड़ा सा ब्रॉड हो जाता है, ये ग्राफ थोड़ा सा ब्रॉड हो जाता है लाइक दिस। ये कर्व थोड़ा सा ब्रॉड हो गया। ब्रॉड का मतलब थोड़ा ज़्यादा फैल गया। मैं यहाँ पर टेम्परेचर लिख देता हूँ 298 केल्विन्स। अब आप देखो, सबसे पहले तो आप ये देखो कि आपके कर्व की जो मोस्ट प्रोबेबल काइनेटिक एनर्जी है वो चेंज हो गई। ये इस कर्व की हो गई मोस्ट प्रोबेबल काइनेटिक एनर्जी। और ये टेम्परेचर क्या है? ये टेम्परेचर है T+10 डिग्री सेल्सियस, मतलब कि 308 केल्विन्स। जैसे ही आपने टेम्परेचर 10 डिग्री से बढ़ाया, अब आप देखो, अब आपके पास में ज़्यादा नंबर ऑफ गैसेस हैं, आपके पास में ज़्यादा नंबर ऑफ गैसेस हैं जिनके पास में एक्टिवेशन एनर्जी है। तो एट 10 डिग्री सेल्सियस जब आप टेम्परेचर को 10 डिग्री सेल्सियस से बढ़ा देते हो, तब आप देखोगे कि हमारे इस रूम में जो गैसेस हैं उनमें से कई गैसेस की एक्टिवेशन एनर्जी बढ़ गई सिर्फ टेम्परेचर 10 डिग्री से बढ़ाने पे। पहले इन सब गैसेस की एक्टिवेशन एनर्जी कम थी और अधिकतर गैसेस का काइनेटिक एनर्जी ये था, लेकिन टेम्परेचर 10 डिग्री से बढ़ाने के लिए जैसे ही आपने टेम्परेचर 10 डिग्री से बढ़ाया, नंबर ऑफ गैसेस की काइनेटिक एनर्जी बढ़ गई। इस एक्सेस पर आप दूर आओगे तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ गई, मतलब अब एक नई मोस्ट प्रोबेबल काइनेटिक एनर्जी आ गई। नई मोस्ट प्रोबेबल काइनेटिक एनर्जी आ गई जो कि ज़्यादा होगी एज कंपेयर टू पहले वाली, यानी 298 केल्विन्स वाली मोस्ट प्रोबेबल काइनेटिक एनर्जी छोटी होगी, 308 केल्विन वाली मोस्ट प्रोबेबल काइनेटिक एनर्जी बड़ी होगी। और अब एक ज़्यादा नंबर ऑफ गैसेस के पास, अब एक बड़े नंबर ऑफ गैसेस के पास इतनी एनर्जी मिनिमम आ गई कि वो क्या कर सके, वो रूम टेम्परेचर पे रिएक्शन कर सके, एक्टिवेट हो सके। एंड दिस इज मैक्सवेल बोल्ट्जमैन कर्व। तो इसका स्टेटमेंट मैं आप लोगों को लिखवा देता हूं, डोंट वरी, हम आपको इसका स्टेटमेंट लिखवा देता हूं मैं। तो हम यहाँ पे इसका स्टेटमेंट क्या लिखेंगे प्यारे बच्चों? एट टेम्परेचर T और वी कैन से 298 केल्विन्स, अ मेजर नंबर of gases या a major fraction of gases have most probable kinetic energy K1 and a very less number of molecules या a very less fraction of molecules of gases have activation energy EA, but as temperature is increased by 10 degree Celsius, that is अब टेम्परेचर 308 केल्विन हो गया, hence the most probable kinetic energy becomes K2 and a large fraction of gases have activation energy EA। और यहां पर आप ध्यान रखेंगे काइनेटिक एनर्जी K2 इज ग्रेटर देन काइनेटिक एनर्जी K1। क्या बात समझ में आ गई? अब आप देखो, जैसे टेम्परेचर आपने 10 डिग्री बढ़ाया, ग्राफ ब्रॉड हो गया। ग्राफ ब्रॉड होने के साथ साथ अब ज़्यादा नंबर ऑफ गैसेस के पास में काइनेटिक एनर्जी अवेलेबल है। पहले कम थी, अब ज़्यादा है। पहले मोस्ट प्रोबेबल काइनेटिक एनर्जी भी कम थी, अब मोस्ट प्रोबेबल काइनेटिक एनर्जी भी ज़्यादा है। यानी मैक्सवेल बोल्ट्जमैन ने प्रॉपर एक्सपेरिमेंटेशन करके प्रॉपर ग्राफिकल फॉर्मेट में हमें ये एक्सप्लेन करने की कोशिश करी है कि भाई साहब टेम्परेचर को 10 डिग्री बढ़ाओगे तो अब इस रूम में मौजूद ज़्यादा नंबर ऑफ गैसेस के पास में एक्टिवेशन एनर्जी होगी। सर इससे क्या होगा? भाई जितनी ज़्यादा गैसेस के पास में एक्टिवेशन एनर्जी होगी उतनी ज़्यादा रिएक्शन होगी, मतलब उतना ज़्यादा रेट बढ़ेगा। तो यहाँ पर अपन लिखेंगे देयरफॉर एज द मोर फ्रैक्शन ऑफ gases have activation energy,
therefore more will be the rate of reaction as more gases will reacts. Is that clear to you मेरे प्यारे बच्चों? चलो इसको बढ़िया तरीके से अच्छे तरीके से नोट कर लो, फिर हम लोग वापस से आर्हेनियस इक्वेशन की तरफ चलते हैं और उसका स्लोप वगैरह बनाकर देखते हैं. प्लीज नोट इट डाउन. हो गया लाडलो? अच्छे से इसका स्क्रीनशॉट ले लिया मेरे बकुड़ो? मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, कोई तकलीफ तो नहीं है आपको इसके अंदर? कोई परेशानी तो नहीं किसी भी तरीके की? क्या हम आगे बढ़ सकते हैं? सुपर्ब. चलिए, मतलब हम लोग ये देखना चाह रहे थे कि अभी 298 केल्विन पर कितनी गैसेस के पास में कितनी काइनेटिक एनर्जी है. तो हमने ये देखा कि एक एवरेज काइनेटिक एनर्जी लगभग सारी गैसेस के पास में होती है. उसको हमने नाम दे दिया मोस्ट प्रोबेबल काइनेटिक एनर्जी. लेकिन कुछ गैसेस के पास में रूम टेम्परेचर पर ही इतनी काइनेटिक एनर्जी होती है कि वो रिएक्शन कर सके, यानी एक्टिवेटेड रह सके. लेकिन टेम्परेचर बढ़ा देने की वजह से एक ज़्यादा नंबर ऑफ गैसेस के पास में ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी होती है K2, और ज़्यादा गैसेस के पास में एक्टिवेशन एनर्जी होती है ताकि ज़्यादा गैसेस रिएक्ट कर सके. ठीक है, चलिए अब हम वापस से आर्हेनियस इक्वेशन की तरफ चलते हैं. आर्हेनियस इक्वेशन की तरफ चलते हैं. क्या थी आर्हेनियस इक्वेशन? K इज इक्वल टू AE⁻ -EA/RT. लेट्स से दिस इज योर इक्वेशन नंबर 1. इंटीग्रेट द इक्वेशन. इस इक्वेशन को इंटीग्रेट कर दो. जब आप इसे इंटीग्रेट करेंगे तो यहां पर आ जाएगा नेचुरल लॉग K इज इक्वल टू, A तो कांस्टेंट है, A तो कांस्टेंट है, लेकिन आप यहां पर देखो -EA/RT. याद करो, मैंने आपको प्रॉपर्टी बता दी कि जब कभी भी इस E के ऊपर, E को आप log बेस 10 भी मान सकते हो, इस E को आप लोग log बेस 10 भी मान सकते हो. तो log बेस 10 का जब आप इंटीग्रेट करते हो पावर उतर के नीचे आ जाती है, तो ये दिखाई देने लगता है -EA/RT प्लस A का क्या करें भाई, ये तो कांस्टेंट है, तो बस इसको नेचुरल लॉग A करके छोड़ दो. अब ये तुम्हारा इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन हो गया. एक काम करते हैं, इस इक्वेशन को रीअरेंज करते हैं. नेचुरल लॉग K इज इक्वल टू नेचुरल लॉग A, इसको उठा के मैं यहां रख देता हूं, तो ये बन जाएगा -EA/RT. कोई तकलीफ मेरे प्यारे बच्चों? कोई समस्या? अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझे बता दीजिए. ठीक है, अच्छा, जब आप लॉग ln को लॉग बेस 10 में कन्वर्ट करना चाहते हो तो आपको 2.303 लॉग बेस 10 मिलता है. तो क्या इसको मैं कन्वर्ट कर दूं? ठीक है, तो मैं यहाँ पर लिखता हूं 2.303 लॉग बेस 10K इज इक्वल टू 2.303 लॉग बेस 10A माइनस EA/RT. Now divide both side by 2.303. Divide both side by 2.303. तो जब मैं इसको 2.303 से डिवाइड करूंगा, इसको 2.303 से डिवाइड करूंगा और इसको 2.303 से डिवाइड करूंगा, तो ये बन जाएगा log बेस 10K इज इक्वल टू log बेस 10A माइनस EA/2.303 RT. एंड दिस इज योर इक्वेशन टू फाइंड A. यहां पर अगर आप लोग रेट कांस्टेंट दे रखा हो, एक्टिवेशन एनर्जी दे रखी हो, टेम्परेचर और R की वैल्यू दे रखी हो, तो आप बड़े आराम से आर्हेनियस इक्वेशन में प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर या आर्हेनियस फैक्टर को निकाल सकते हैं. अगर मैं ग्राफ की इक्वेशन लिखूं y इज इक्वल टू mx प्लस सी, और अगर एक ग्राफ प्लॉट करने की कोशिश करूं तो y एक्सिस पर मुझे log बेस 10K दिखाई देगा, ये मुझे y एक्सिस पर दिखाई देगा. वहीं पर log बेस 10 मेरा कांस्टेंट हो गया, मतलब यहां पर मैं मार्क कर देता हूं log बेस 10A बिकॉज दिस इज माय कांस्टेंट.
नाउ एक्स एक्सिस पर मुझे क्या दिख रहा है, मुझे एक्स एक्सिस पर दिखाई दे रहा है टेम्परेचर। एक्स एक्सिस पर मुझे क्या दिखाई दे रहा है प्यारे बच्चों, टेम्परेचर। और टेम्परेचर क्या है, 1/T। तो 1/T विल बी ऑन माई एक्स एक्सिस, तो ये मेरा एक्स एक्सिस पर आ गया। तो m क्या हो गया, -EA/RT। तो मेरा m जो मेरा स्लोप है, ये मेरा क्या बन गया, स्लोप यानी m। तो ये मेरा स्लोप बन गया। तो स्लोप विल बी -EA/2.303 R एंड स्लोप इज अ नेगेटिव स्लोप, यानी जैसे जैसे आप टेम्परेचर को 1/T करते आओगे log k की वैल्यू कम होती आएगी। एंड दिस इज द कर्व फॉर आर्हेनियस इक्वेशन। इसको जरा अच्छे तरीके से नोट करो, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी 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 इंपॉर्टेंट मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। प्लीज इसको जरा अच्छे तरीके से नोट कर लीजिए, ठीक है। नोट कर लिया प्यारो, इक्वेशन बनाते आ गई। ये इक्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको हल्के में मत लेना। इस इक्वेशन को बिल्कुल भी हल्के में लेने की गलती ना करें, ठीक है। क्या हम आगे बढ़े, चलो। अब कई बार क्या होगा आप लोगों को ऐसा भी सवाल देखने को मिलेगा कि दो अलग अलग टेम्परेचर पे चीज काम कर रही है। आर्हेनियस इक्वेशन में क्या होगा, कभी कभी आपको लगेगा दैट टेम्परेचर दो अलग अलग दे रखे हैं। सो आर्हेनियस इक्वेशन फॉर टू टेम्परेचर्स इन अ रिएक्शन, आर्हेनियस इक्वेशन फॉर टू डिफरेंट टेम्परेचर्स, मतलब एक केमिकल रिएक्शन अगर दो टेम्परेचर पे, जैसे कि मान लो आपको बोल दिया था इनिशियली जब केमिकल रिएक्शन की शुरुआत हुई तब टेम्परेचर T1 था, तब आपके आर्हेनियस इक्वेशन में K की वैल्यू क्या होगी, हम यहां पर इसके लिए लिखेंगे log base 10 K1 इज इक्वल टू log base 10 A। बेटा ये तो कांस्टेंट वैल्यू है, ये तो चेंज नहीं होगी, एक्टिवेशन एनर्जी भी चेंज नहीं होगी, लेकिन टेम्परेचर बदलेगा और ये हो जाएगा RT1, इक्वेशन नंबर 1। फाइनली जब टेम्परेचर T2 हो जाएगा आपके log base 10 K की वैल्यू हो जाएगी K2, A तो कांस्टेंट रहेगा, -EA/2.303 RT2, दैट इज इक्वेशन नंबर 2। क्या बात समझ में आ गई मेरे प्यारे बच्चों, क्या ये दोनों इक्वेशन समझ में आई। यानी दो अलग अलग टेम्परेचर पर अगर आपको, हम जब न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो और मजा आएगा और इजीली सॉल्व हो जाएगा। 2 में से 1 को माइनस कर दो, 2 में से 1 को माइनस कर दो तो क्या होगा, log base 10 K2 माइनस log base 10 K1 इज इक्वल टू log base 10 A माइनस EA/2.303 RT2 माइनस log base 10 A माइनस EA/2.303 RT1। अब आप यहां पर देखो log base 10 K2 माइनस K1, आप सब ये प्रॉपर्टी जानते हो कि जब log base 10 सेम हो और दो वैल्यूज होती हैं और सब्ट्रैक्ट होता है तो ये डिवीजन में आ जाता है। क्या आप लोग ये बात जानते हो? अगर ये बात नहीं जानते हो तो बेटा ये बात याद रख लो, क्योंकि इट इज ऑलवेज वेरी इंपॉर्टेंट। K2 में से अगर आपने K1 को माइनस करा है तो K2 डिवाइडेड बाय K1 हो जाया करेगा। यहां पर आप देखो log base 10 A कॉमन है तो मैं इसको कॉमन निकाल लेता हूं, माइनस EA/R 2.303, EA/R 2.303 ये भी कॉमन है, EA/2.303 R। बस T2 और T1 में फर्क है, बस T2 और T1 में फर्क है। मेरे प्यारे बच्चों मुझे ऐसा लग रहा है कि ये कॉमन भी नहीं होगा। मुझे ऐसा लग रहा है कि जब मैं यहां पर साइन खोलूंगा तो मैं एक बार जरा यहां पर साइन खोल के देखता हूं। जैसे ही मैंने ये ब्रैकेट हटाया
तो ये माइनस हो जाएगा और ये प्लस हो जाएगा, तो ये और ये तो कैंसल आउट हो जाएगा। अब यह माइनस ई अपॉन आर टी टू माइनस ई अपॉन आर टी वन बचेगा। तो मैं काम करता हूं, इसको प्लस वाले को बाहर निकाल लेता हूं, प्लस 2.303 आर को मैं बाहर निकाल लेता हूं। तो अब ये माइनस वाला आगे है और ये प्लस वाला पीछे है, प्लस वाला T1 पीछे और माइनस वाला आगे, तो इसको अपन घुमा देते हैं। तो हो जाएगा 1/T1 माइनस 1/T2। अदरवाइज आपको क्या लिखना पड़ता, अदरवाइज आपको लिखना पड़ता माइनस 1/T2 प्लस 1/T1। आप ऐसे लिखते अगर मैंने पूरी डिजिट कॉमन ले ली तो, लेकिन मैंने क्या करा, माइनस को पीछे ले गया, बस मैंने क्या करा, माइनस को पीछे ले गया। तो हो जाएगा 1/T1 माइनस 1/T2 एंड दिस इज योर आरेनियस इक्वेशन। जब आप दो अलग अलग टेम्परेचर पे काम कर रहे हो, इसको और कंप्रेस करके लिख सकते हैं, log बेस 10 K2 माइनस K1 इज इक्वल टू ई अपॉन 2.303 R एंड ब्रैकेट में T1 T2 और ये हो जाएगा T2 माइनस T1। आप ये इक्वेशन का भी इस्तेमाल कर सकते हो। तो गाइस ये है आपकी आरएनएस की दोनों इक्वेशंस जिन्हें आप लोगों को इस्तेमाल करना है। अब हम अगले लेक्चर में इसके न्यूमेरिकल्स नो डाउट सॉल्व करेंगे। जैसा आप लोग हमेशा जानते हो, अगला लेक्चर में पूरा आरएनएस इक्वेशन पर होने वाले जितने भी न्यूमेरिकल सवाल हैं वो कराऊंगा, स्पेशली इसी इक्वेशन पे, इस इक्वेशन पे और इस इक्वेशन पे बहुत सारे न्यूमेरिकल आते हैं, वो हम लोग करेंगे। आई होप आपको मैक्सवेल बोल्ट्जमैन का कर्व समझ में आ गया हो। मैक्सवेल बोल्ट्जमैन का कर्व इज ह्यूजली इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, हाईली इंपॉर्टेंट, वो समझ लेना। आरएनएस की इक्वेशन तो मैंने समझा दी है, आरएनएस का कर्व मैंने समझा दिया, मतलब आरएनएस कॉन्सेप्ट खत्म। अब इसके बाद छोटी मोटी कोलिजन थ्योरी, कैटलिस्ट थ्योरी, वो थ्योरेटिकल पार्ट है, वो जल्दी कंप्लीट करेंगे। लेकिन अब अगले लेक्चर में इसका न्यूमेरिकल करेंगे, वो करते हैं हम अगली क्लास में। आज की क्लास यही खत्म करते हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे, बाय बाय, टेक केयर एंड हैव अ ग्रेट डे। लाडलो एंजॉय करो।